Hello. Yeah, greetings everyone. So today we are going to discuss about the previous year questions of 2018 CAPF that have been asked from the science topic. So our first question is the optical phenomena that is responsible for propagation of light signal through an optical fiber is कौन से phenomena की वजह से जो लाइट प्रोपगेट करती है किसी ऑप्टिकल फाइबर से कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है सो इन दैट सिनेरियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज देयर ऑफ द वेव लाइट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई सरफेस से फिर अगेन बैक रिफ्लेक्ट हो रही है सो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन moving to the next question. Our next question is which of the following statements about optical microscopes are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को लेके करेक्ट है? अब देखो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो आईपीस है और जो ऑब्जेक्टिव है माइक्रोस्कोप का वो दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज है विच इज करेक्ट दोनों कॉन्वेक्स है मैग्निफिकेशन जो है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है नहीं करता देन मैग्निफिकेशन जो है वो माइक्रोस्कोप ट्यूब पे डिपेंड करता है राइट इट डिपेंड्स अपॉन दैट द आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया जब हमने कहा कि जो आईपीस है वो कॉन्वेक्स लेंस और अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो आईपीस है वो कॉन्केव लेंस है सो दैट विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी सो फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट सो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों ही कॉन्वेक्स हैं और जो मैग्निफिकेशन है वो माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ पे डिपेंड करता है सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से जेमस्टोन में बेरिलियम मेटल प्रेजेंट होता है here they have given you 4 gemstones and I have given you the composition of all these 4 from here you can see emerald में beryllium aluminium silicate present है रूबी में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है सफायर में भी सेम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन प्रेजेंट है टोपाज में एल्यूमिनियम सिलिकेट आपका फ्लोरीन और आपका हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो एमरल्ड में हमें दिख रहा है कि क्या प्रेजेंट है हमारा बेरिलियम प्रेजेंट है तो हमें बेरिलियम के बारे में ही पूछा था तो एमरल्ड विल बी द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोअर करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इन्होंने सब हमें टाइम और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कोई भी लिक्विड जो है वो तब बॉइल करना शुरू करता है जब उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है ठीक है तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉईल करने के लिए बिकॉज उसको उतने ही पॉइंट पे पहुंचना होगा तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कि हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाना चाहिए कम हो जाना चाहिए तो इट लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपके एंगुलर और रेडियल नोड्स होते हैं 4D ऑर्बिटल के लिए वो क्या क्या होते हैं 4D ऑर्बिटल केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने डी ऑर्बिटल्स के बारे में अब 4D ऑर्बिटल भी आपको थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है रिमेम्बरेंस है फॉर्मूला पता होने चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है वो किससे मिलती है n-1 से सम ऑफ L एंगुलर नोड किससे मिलता है आपका जो जितने भी आपके एंगुलर नोड्स हैं उनका सम एंड n-l-1 रेडियल नोड इन सबसे आपको क्या मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ नोड मिल जाते हैं तो ये आपका रिमेम्बरेंस बेस्ड क्वेश्चन है आप इसमें से पढ़ सकते हैं जो आपका 4D ऑर्बिटल है उसमें एंगुलर नोड 2 होते हैं और रेडियल नोड 1 होते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन इन मैमेलियन सेल्स इज करेक्ट ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया था मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग दिस कि ये इम्पोर्टेंट है आपका तब क्वेश्चन ये था कि आपको जब हम RER को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें रफ क्यों दिखती है कौन से सेल ऑर्गेनल की वजह से दिखती है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम की वजह से दिखती है अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है प्रोटीन जो मेमेलियन सेल्स में बनता है उसके बारे में क्या करेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल मैमल्स कौन होते हैं मैमल्स वो सभी होते हैं जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं विच डू नॉट ले एग्स ऑल्सो हु हैव mammary glands for lactation. They have hair, sebaceous glands, and sebaceous glands, hair glands, and sweat glands on their skin. ठीक है तो उनको मेमोरी ग्लैंड उनको हम सॉरी मैमल्स बोलते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं सबसे ज्यादा एनिमेलिया किंगडम में अब उनमें क्या होता है प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन नो दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो परमिशन वगैरह काम करती है कौन एंटर कर सकता है कौन एंटर नहीं कर सकता है प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड अगर इतना इजीली होता प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना तो
बात ही क्या थी, आपके बॉडी में इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, तो दिस इज इनकरेक्ट। प्रोटीन्स इन मेमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने जैसे कि आई वाज डिस्कसिंग विद यू, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 2019 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन इन मेमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी एपरेटस। नो, गोल्गी एपरेटस सिर्फ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, डिस्पैचिंग का काम करता है, जो भी ईआर के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि प्रोटीन्स जो यहाँ से आ रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेगा ये यहाँ से यहाँ तक, कहीं पे भी जहाँ पे भी सेल को नीड हो। तो सी आंसर विल बी करेक्ट। ओ या नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements about transport mechanism in plants is correct? देखो, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जब आपको कोई एनर्जी देनी पड़ रही है काम करवाने के लिए, जैसे कि आपको अर्थ के अंदर से ग्राउंड वाटर को आपको अपनी टैंकीज में फिल करवाना है, तो हम क्या यूज करते हैं? आइदर वी यूज मोटर, आइदर वी यूज समरसीबल्स एंड ऑल, है ना? इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। क्या ऐसा होगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी चल जाए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी टैंकी में पानी है और मैंने टैप ऑन कर दिया तो पानी अपने आप नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी काम करवा रहा है। तो जब टैंकी में से पानी आपके टैप्स में आ रहा है विदाउट आपको इलेक्ट्रिसिटी, वो पानी आ रहा है, तो इन दैट सिनेरियो क्या है आपका? पैसिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी नीड नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंड वाटर को ऊपर आप अपनी टैंकी में फिल करवा रहे हैं, इन दैट सिनेरियो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इन्होंने बोला है डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जब अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हो रहा है तो कंसंट्रेशन बेस्ड हो रहा है, तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि मैंने कहा अगेंस्ट ग्रेविटी। अब यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसा होना चाहिए, आप उसके अगेंस्ट करवाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये तो करेक्ट है। सेल्स कंजर्व एनर्जी, सेल अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं और हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब भी काम होगा तो एनर्जी तो देनी ही देनी पड़ेगी, तो सी इज इनकरेक्ट। cells do not transport ions across their membranes as these are charged molecules। कि ये कह रहे हैं कि सेल्स ना जो आयंस है उनको ट्रांसपोर्ट ही नहीं करते हैं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा दूं, ये पेंडुलम है। पेंडुलम का ये स्ट्रिंग, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ये आपका बॉब हो गया, इसकी लेंथ, एम्पलीट्यूड की लेंथ। अब इन्होंने कहा अगर जो एम्पलीट्यूड, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल, जो आपका एम्पलीट्यूड है सिंपल पेंडुलम का, अगर वो बहुत ज्यादा स्मॉल है तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो बॉब और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ जी करता है। ग्रेविटी पे करता है। मास पे करता है, अब भी कहा ना, मास पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, नहीं करता, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इन्होंने कहा डज नॉट डिपेंड, तो ये तो ठीक कह रहे हैं कि भाई नहीं करता है, so first, second and fourth statement is correct. So answer will be B. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल रिमेम्बरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द टर्म लेजर स्टैंड फॉर, ये आपका टोटल लेजर तो आपको पता भी होगा कि क्या होता है। लाइट को हम एम्पलीफाई करवाते हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को हम एमिट करवा के लाइट का जो, लाइट को एम्पलीफाई करवा रहे हैं, उसको इंक्रीज करवा रहे हैं। तो बेसिक है ये लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रिमेम्बरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है। Yeah, this is very interesting question. Which of the following statement about carboxylic acid is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इनकरेक्ट है? अब देखो, इन्होंने ये कहा कि, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसमें एक सी ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें दूसरा आपका आर ग्रुप होता है। तो ये जो सी आर ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा, मतलब इसको थोड़ा सा कार्बन वाला कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो इसके अंदर ओ और ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट की तरह भी, पोलर मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करेगा और नॉन पोलर की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक्स में ना कभी भी आप रट्टाफिकेशन करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, जितना आप स्ट्रक्चर समझ के करोगे आपको सब समझ आएगा। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है?
सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल होते हैं पानी में। देखो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्बन होता है, तो वो कार्बन पोलर मॉलिक्यूल्स बनाता ही नहीं है। लेकिन इसके केस में क्योंकि दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देते हैं, जिसकी वजह से पोलर सॉल्वेंट्स में मिक्स हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, जब जैसे जैसे कार्बन चेन का नंबर बढ़ता जाएगा, तो इसमें ओ का जो जो ओ इस पे फैक्टर डाल रहा था, इंप्रेशन डाल रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर वो कम होता जाएगा, क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, तो कार्बन अपना इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। तो जितना ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर, सॉरी, जितना बड़ा कार्बन चेन होता जाएगा, उतना वो इनसॉल्युबल होता जाएगा, राइट। क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपाउंड। तो ये भी ठीक बात है। थर्ड इन्होंने कहा द एसिडिटी ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एसिडिटी है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कितना एसिडिक है, वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, या कितना बेसिक, मतलब कितना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा बेसिकली। तो ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा ना कि भाई ऑक्सीजन दो प्रेजेंट है अभी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो कर रहा था। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ते जाएंगे, तो फिर वो कार्बन चेन वाला इफेक्ट आता जाएगा, ऑक्सीजन वाला इफेक्ट कम होता जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है। या यस। तो दिस क्वेश्चन, ये प्योर आपका प्योर केमिस्ट्री है। इसमें आपको, ये आपको एग्जांपल्स के नाम है, ये आपको सिर्फ लर्न करना है। इसमें आपको बोला गया है कि एक जगह आपको कंपाउंड्स दिए, दूसरे साइड आपको पॉलीमर्स दिए, आपको बताना है कौन सा कंपाउंड कौन से टाइप का पॉलीमर है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिया है कि जो पॉलीमर्स है उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कहाँ से आए हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। उनके स्ट्रक्चर के बेस पे कि लीनियर चेन है, ब्रांच है, क्रॉस लिंक्ड है। उनके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे बने हैं, वो एडिशन से या कंडेंसेशन से। मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से, इलास्टोमर्स हैं, फाइबर्स है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग कौन से हैं। अब उस बेसिस पे हमने देखा कि जो मेलामाइन है वो क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है। पीवीसी आपका लीनियर है। टेरिलिन आपका कंडेंसेशन से बनता है। थैलिक एसिड और आपका जो ये इथाइलिन ग्लिसरॉल है, इनका कंडेंसेशन करवाते हैं, तो टेरिलिन बनता है। सेल्यूलोज आपका नेचुरल, हाँ, सेल्यूलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है। तो on that behalf, the answer will be correct. Yeah. Next question is about blood. Blood में क्या होता है, देखो इन्होंने पूछा है which one of the following statements about blood elements is correct. Blood में हमें पता है कि प्लाज्मा होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट, तीन चीजें होती हैं। वो तीन चीजें किसमें होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। तो इन्होंने हमें कहा रेड ब्लड सेल्स नंबर इज सेम एज दैट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सिर्फ इतने से पार्ट में है, इस येलो वाले पार्ट में, बाकी सारा आरबीसी है, ठीक है। तो 45% जो है उसमें से अगर मैं कहूँ 1% व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट है, तो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, और 44% आपका आरबीसी बना रहा है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अमाउंट सेम नहीं होता। नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज मोर देन रेड ब्लड सेल, इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा। थर्ड, द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द हाईएस्ट, राइट, हाईएस्ट तो है। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लोअर देन द प्लेटलेट, प्लेटलेट से भी कम है, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। सॉरी, या, which one of the following statements regarding muscle contraction and relaxation is correct? देखो आपका जो मसल्स हैं, वो जो आप बॉडी को मूव कर पाते हैं, आपकी मसल्स मूव करती हैं, किस बिहाफ पे करती है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे काम होता है। किसकी वजह से होता है, मेनली आपकी कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। कैसे, जो आपके कैल्शियम आयंस हैं, सबसे पहले वो रिलीज होते हैं इनटू द सेक्रोप्लाज्म, जो आपका सबसे पहले वो सेक्रोप्लाज्म में रिलीज होते हैं, एंड पंपिंग कैल्शियम पॉजिटिव बैक इन एसआर, और उसके बाद उनको वापस से सेक्रोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में पंप बैक कर दिया जाता है। तो ये आपका कम, मतलब रिमेम्बरेंस ही है इसमें, और कुछ है नहीं, कि भाई जो कैल्शियम है वो रिलीज हो रहे हैं सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेक्रोप्लाज्म में, और उसके बाद वो वापस से पंप बैक किए जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपको बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डाइजेशन को लेके ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है। अब देखिए, फैट प्रेजेंट इन द फूड, जो आपके फूड में फैट प्रेजेंट होता है उसको ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है, और कीमोट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, गलत हो गया। स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेजेस, जो स्टार्च होता है उसको सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करता है डाइजेशन में, ये नहीं करता है। फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज,
यस, जो लाइपेजेस हैं वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो लाइपेजेस हैं ये पेनक्रियास से निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट. न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज. नो, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. सो राइट आंसर विल बी सी. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दिस दे आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो फर्स्ट है, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. यहाँ पे क्लियरली आपको शो हो रहा है कि CO2 से आपका क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है. ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो दिस इज राइट. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं. अरे ऑक्सीजन तो रिलीज होती है ना. दिस आंसर, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो सॉइल से आते हैं. ये तो सेंस ही नहीं बनी ना कि जो जनरेट करते हैं वो सॉइल से आते हैं. इनकरेक्ट. जो कार्बोहाइड्रेट वो जनरेट करते हैं वो यूरिया से आते हैं. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि सॉइल और यूरिया से हमें मिनरल्स मिलते हैं, मतलब हमारे प्लांट्स को मिनरल्स मिलते हैं, ये सब नहीं मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बात इंसुलिन हार्मोन को लेके करेक्ट है? सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड का आपका वो दिखाया है, एक फिगर जो आपकी बायो की बुक में है. इसमें क्या है कि यहाँ पे पेनक्रियाज है, यहाँ पे आपके अलग अलग ग्लैंड के नाम बताए हुए हैं. अब आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो पेनक्रियाज से रिलीज होता है. ठीक है, पेनक्रियाज में बी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन ग्लूकागोन रिलीज करते हैं, और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं. तो इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा है, ये क्लियर हो गया. पेनक्रियाज बना रही है, ये क्लियर हो गया. ठीक है, और इंसुलिन आपने नाम सुना भी होगा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है. तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने का काम करता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है, सॉरी. इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता. ह्यूमन बॉडी में तो प्रोड्यूस हो रहा है. दिस इज इनकरेक्ट. इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है. स्टेरॉइड का मतलब होता है सेक्स हार्मोन. हमारे सेक्स हार्मोन्स दो हैं, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन. तो ये स्टेरॉइड हार्मोन तो नहीं है. स्टेरॉइड वर्ड कहीं भी आ जाए तो सेक्स हार्मोन, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है. इंसुलिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल ड्राइवन हार्मोन है जो ह्यूमंस को दिया जाता है, दिया नहीं जाता है, प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. राइट. कहाँ प्रोड्यूस होता है ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ होता है, आपके पेनक्रियाज में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एन आइसोट्रॉपिक है? सबसे पहले एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर दिखाई हुई है, इसमें देखो. यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हो सिर्फ रेड बॉल्स दिख रही हैं, वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हो तो आपको रेड बॉल्स भी दिख सकती हैं और आपको ब्लू बॉल्स भी दिख सकती हैं. लेकिन अगर आप डायगोनली देख रहे हो तो आपको कैसा पैटर्न दिख रहा है? रेड बॉल ब्लू बॉल, रेड बॉल ब्लू बॉल, रेड बॉल ब्लू बॉल, है ना. तीनों डायरेक्शन में अलग अलग पैटर्न देखने को मिला, इसी को एनाइसोट्रॉपिज्म बोलते हैं. ठीक है, अब एनाइसोट्रॉपिक शो कौन करता है? देखिए आपके दो तरह के सॉलिड्स हैं, 12th क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में. आपके दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, मोटे मोटे टर्म्स में अगर उनको डिवाइड किया जाए, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. क्रिस्टलाइन जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमोर्फस जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है. तो जब हम इनको तोड़ते हैं तो हमें ना शार्प एंड्स मिलते हैं अमोर्फस के केस में. क्रिस्टलाइन के केस में बिल्कुल स्मूथ एंड्स मिलते हैं. ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये तीनों अमोर्फस सॉलिड्स के टाइप है. इनको तोड़ोगे, इनको ब्रेक करोगे तो शार्प एंड्स मिलेंगे, इरेगुलर एंड्स मिलेंगे बेसिकली. लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है. देखिए क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक. तो राइट आंसर विल बी क्वार्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? कंडेंसेशन पॉलीमर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी अभी हमने किया था ना कि पॉलीमर्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन आपका आया हुआ था. तो कंडेंसेशन पॉलीमर इनमें से कौन नहीं है? आपका नायलॉन, बेकेलाइट, DNA, तीनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही शो करते हैं. लेकिन जो पॉलिथिन है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म नहीं होता है. सो राइट आंसर विल बी पॉलीथीन. ये आपके जो क्वेश्चन है, ये 59 और 60th क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन एजर्शन रीजन बेस्ड है. एजर्शन रीजन आप लोगों को पता होगा कि आपको एक एजर्शन दिया जाता है, दूसरा रीजन दिया जाता है. अगर दोनों ठीक है तो क्या करना है, अगर दोनों इनकरेक्ट है तो क्या मार्क करना है, एक ठीक है दूसरा गलत है तो क्या करना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो ये आपको हर बार सिचुएशन अलग अलग दी जा सकती हैं. ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको देखना है कि दोनों ठीक है, दोनों गलत हैं, एक्सप्लेन कर रही है, नहीं एक्सप्लेन कर रही है.
फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव कभी वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल सही बात है जी हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो आपकी लाइट है उसमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, उसको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो बी इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड ठीक है, तो हम किसको मार्क करेंगे, डी को मार्क करेंगे जी। तो डी आंसर विल बी राइट। ओके ओके। So 60th question and the last question of 2018 with respect to science. A compass needle placed near a current carrying wire get deflected. अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास कंपस निडल को रखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करेगा। करेक्ट। अब रीजन क्यों करेगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो करंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, वन इज हीटिंग इफेक्ट जो जूल्स ने अपने लॉ ऑफ हीटिंग से समझाया था, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट कि जब भी करंट पास होगा कहीं से तो हीट भी प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था इसीलिए उसने डिफ्लेक्शन दिखा दी, है ना। अब सेकंड हमारी लाइन क्या है, अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी जो हमारी करंट कैरिंग वायर होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करती है, अभी मैंने यही बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसी की वजह से डिफ्लेक्शन आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और ये सब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आप देखो फर्स्ट ठीक, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सेकंड वाली। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू and statement second is the correct explanation of statement one. So in that scenario we will mark 60th question as A. ठीक है, so let's end this class and I hope you're liking our work. So if you have any doubts, any queries, you can comment and you can ask your questions, and also you can contact us on our WhatsApp number. And for any further information, please uh, contact, and also you can like, subscribe our channel. Thank you.